Hello everyone, myself Babri Rajput. I welcome you all in Ganit Shala YouTube channel. So in this video, we are going to solve the remaining question of the chapter Work and Energy, right? And previously हमने in-text questions सारे कर लिए हैं for the chapter Work and Energy and examples also we already covered it, right? And this is the second part for the exercise question. First part is already being uploaded. So अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, so do watch it. सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है चैप्टर नेम में, वर्क एनर्जी एंड पावर मैंने लिख रखा है। सो आप इसको मतलब करेक्ट कर लेना, इतना फर्क नहीं पड़ता है। वर्क एंड एनर्जी है चैप्टर का नेम, ठीक है, राइट? ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? जस्टिफाई योर आंसर। सो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, एंड ये एक ऑर्बिट मान लो जिसमें हमारी जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये हमारी अर्थ है और इसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर मान लो आप, यहाँ पे ठीक से बन नहीं रहा है। तो ये हमारी क्या है, येलो कलर की, दिस इज आवर सैटेलाइट, ठीक है, राइट? सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट हमारी है, फाइन। अब सैटेलाइट का मोशन हर पॉइंट में कैसे हो रहा है? इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना, टेंजेंट बना के जा रही है, ठीक है, राइट, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, हम बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। सैटेलाइट ऐसी तो चलती है ना, ठीक है। हम अगर इन पॉइंट्स को जोड़ दें, जो टेंजेंट हमने बनाया, तो एक सर्कल बना लेता है। आपने पढ़ा होगा टेंजेंट होता है, राइट? और जो इस पे जो फोर्स लगती है अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। दिस इज योर फोर्स जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में मूव करा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज व्हाई सैटेलाइट इज एबल टू मूव अराउंड द अर्थ। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। वाइल योर डिस्प्लेसमेंट, सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? टेंजेंट बना रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आप ये थ्योरम अभी तो नहीं पढ़ी होगी आपने, मैथ्स में आपकी क्लास 10th में आएगी, दैट योर टेंजेंट एंड योर रेडियस, अगर आप इस चीज को देखो तो रेडियस ही तो है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहा है, तो दिस इज योर रेडियस। फोर्स क्या डिपिक्ट कर रहा है? रेडियस। एंड दिस इज योर टेंजेंट। तो आपकी जो टेंजेंट होती है एंड योर रेडियस ऑफ अ सर्कल, दे आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर, ठीक है। दिस इज अ थ्योरम। सो इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका एंड योर फोर्स, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बोथ आर एट 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, है ना। एंड हमें पता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होते हैं तो वर्क डन उस केस में क्या होता है? 0 डिग्री, आई मीन 0 होता है, ठीक है, 0 जूल, इट्स नॉट डिग्री, 0 जूल। क्यों होता है? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 90 डिग्री। एंड कॉस 90 होता है, उसकी वैल्यू होती है 0। तो 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर विल बी 0। सो वर्क डन इन केस, ध्यान रखना, इन केस ऑफ force and displacement when they are perpendicular to each other or they are making 90 degree angle with each other, the work done in that case will be 0 joule, right? So पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। If the direction of force is perpendicular to the displacement that is being happening here, क्या हो रहा है? फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क डन 0 है। So when a satellite moves around the earth, then a force of gravity on the satellite is perpendicular to its displacement and hence the work done on the satellite by the earth is 0, right? So किस तरीके से 0 हुआ वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड ध्यान रखना इसको। सैटेलाइट जब मूव करती है अर्थ के अराउंड, तो उस दौरान जो वर्क होता है सैटेलाइट पे, दैट इज 0 जूल। So question number 12, can there be a displacement of an object in absence of any force acting on it? They are saying कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक पॉइंट से क्या वो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है? मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ए पॉइंट पे रख दिया, क्या वो ए से बी जा सकता है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बट शर्त यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है कि फोर्स एक्ट नहीं होनी चाहिए। अब देखो, फोर्स एक्ट नहीं होनी चाहिए का मतलब ये है कि भाई फोर्स 0 होनी चाहिए, ठीक है। और हमने एक पढ़ा था, आपको याद होगा, बैलेंस्ड फोर्स करके, है ना। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता था बेटा? बैलेंस्ड फोर्स में हमारा जो नेट फोर्स होता था वो 0 होता था, है ना। उसमें फोर्सेस तो लगती थी, एक ऊपर से लग रही, एक नीचे से लग रही है, एक इधर से लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती थी, लेकिन व्हाट वी से कि ओवरऑल फोर्स इज 0। तो मतलब हम बोलते थे फोर्स नहीं लग रही है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो शब्द लिखा है ना कि इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स का मतलब है
कि फोर्स की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। फोर्स लग सकती है लेकिन फोर्स की वैल्यू वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस दौरान, इस जर्नी के दौरान, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के दौरान, मतलब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा, तब तक उसकी जो वेलोसिटी थी दैट इज कांस्टेंट, मींस वो सेम ही रही, वो चेंज नहीं हुई, दैट इज योर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। बट इस केस में क्या है, और वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट, तो फाइनल और इनिशियल भी कांस्टेंट होगी, राइट। तो अगर मैं रखूं यहाँ पे 5 माइनस 5 अपॉन टी, ठीक है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0 एंड फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे दैट विल ऑल्सो बी 0, right? So what I want to say is, yes, this condition which is being asked in the question, that can be possible, but you should keep in mind कि your velocity should be constant, right? आपकी जो बॉडी मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए। अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो 5 मीटर पर सेकंड ही पूरी जर्नी के दौरान उसकी वेलोसिटी रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0। ठीक है, सो इट गेट डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, ठीक है, ए से बी जाएगी, स्पीड है उसके पास, वेलोसिटी है उसके पास, ए से बी मूव भी करेगी, बट speed is constant, velocity is constant, so its acceleration becomes constant, and since the formula of force contain acceleration, so your force will also be 0, means there is no force acting, यही बोला था ना, any force acting on it, any force acting on it का मतलब जरूरी है force 0 होना चाहिए। ठीक है, इस शब्द का मतलब जरूरी है। So it get displaced in the direction of motion, but net external force experienced by the object will be 0। ठीक है, F external is, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेना, F external इस तरीके से लिखा है, external नीचे है, ठीक है, बेस में है F के, is equals to ma। If object moves with constant velocity, acceleration is 0, since acceleration is 0, then F external is 0। So I hope आपको इस समझ में आया होगा। 13 a person holds a bundle of hay ओवर हिज हेड, हे मतलब वो घास वगैरह होता है ना, कुछ जैसे गांव में आपने देखा होगा, वो लोग अपने कैटल्स को क्या करते हैं, चारा खिलाने के लिए लाते हैं। ठीक है, तो वो अपने सर पे रख करके लाते हैं, आपने देखा होगा, ग्रीन ग्रीन ग्रासेस होती है ना खेतों से काट के। सो एक पर्सन है, मान लो यहाँ पे है, और उसने अपने सर पे एक बोझ रखा हुआ है, एक लोड रखा हुआ है, तो लोड नीचे की तरफ लगेगा, और 30 मिनट तक उसने ये काम किया, मतलब 30 मिनट तक उसके सर पे बोझ रखा रहा, एंड ही गेट टायर्ड, और ऑफ कोर्स वो थक जाएगा। आप खुद अपने सोचो, अपने सर पे कुछ रख लो भारी सा एंड 30 मिनट के लिए रख लो तो आप भी थक जाओगे। आप पूछ रहे हैं हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, राइट। सो इस केस में अगर देखो, इस केस में ये नहीं इन्होंने बताया कि पर्सन चल रहा है कि नहीं, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं। इवन इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होता ना तब भी वर्क डन 0 ही था, क्योंकि हमें पता है कि जो कुली वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, नहीं सेम कुली वाले को रिजेंबल करेगा, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री एंगल पे होते हैं तो वर्क डन आपका हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे भले ही वो मूवमेंट कर रहा होता या नहीं, खैर अभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके नहीं दे रखा है, बट शायद नहीं मूवमेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चाहे कर रहा होता चाहे नहीं कर रहा होता, आपका वर्क डन दोनों में 0 आता। मतलब फिजिक्स के अनुसार उस बेचारे ने जो 30 मिनट तक अपने सर पे जो बोझ रखा हुआ है, जो बंडल ऑफ हे रखा हुआ है, वो माना नहीं जाएगा, उसका काम नहीं माना जाएगा। बट आपको डेली लाइफ में ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हमें डेली लाइफ में मॉरल वैल्यूज सीखनी, अच्छी वैल्यूज ही सीखनी है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, व्हेन अ person holds a bundle of hay over his head, there is no displacement in the hay of bundle. Although the force of gravity acting on the bundle, the person is not applying any force on it. Hence, the absence of force work done by the person on the bundle is 0। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट, मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता इवन, तब भी वर्क डन आपका 0 होता, और डिस्प्लेसमेंट नहीं भी हो रहा है तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट सो योर वर्क डन इज 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा, आप इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपका वर्क एंड एनर्जी जो आपका चैप्टर है, इसमें ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अगर है भी ना तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं। कंसेप्चुअल आपके ग्रेविटेशन चैप्टर को अगर आप देखोगे तो वहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा थे, है ना, और इस चैप्टर में आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। सो ध्यान देना, ठीक है, किसको इस चैप्टर से कोशिश करना कि कंसेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पढ़ लो आप सारे के सारे,
क्योंकि आने के चांसेस यही हैं। ग्रेविटेशन में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो ग्रेविटेशन से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही आ सकते हैं, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी से हो सकता है एक दो न्यूमेरिकल आ जाए, बहुत सिंपल आएगा, वो भी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड पावर और एनर्जी का यूज करके, राइट। सो एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, इज रेटेड 1500 वॉट, उसकी जो पावर दे रखी है, देखो अब यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि पावर है, पावर कहीं शब्द नहीं आ रहा है, तो अपना यूनिट से पहचाना करो। W मतलब वॉट, और वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट आपको आनी चाहिए, ठीक है। जूल इज द एसआई यूनिट फॉर एनर्जी और वर्क, न्यूटन इज द एसआई यूनिट फॉर योर फोर्स, ठीक है। एंड वॉट इज द एसआई यूनिट फॉर पावर, मतलब पावर दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एंड टाइम आपको 10 घंटे दे रखा है, आपको एनर्जी निकालनी है। देखो जब भी आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आए ना, उसकी पावर कैलकुलेट करनी है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आएगी खैर आपको ज्यादातर, तो उसको ना आप पावर को कन्वर्ट कर लिया करो किलोवाट में, टाइम को आर में कर लिया करो कन्वर्ट, खैर यहाँ तो दे रखा है। क्योंकि जो हम एनर्जी अप्लायंसेस में यूज करते हैं ना बहुत ज्यादा होती है, तो पावर को, अब वॉट एक छोटी यूनिट है, किलोवाट बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, तो उसको किलोवाट में आप कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। नाउ द एनर्जी यूज्ड इज पावर इनटू टाइम। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपने पावर पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, हम लिख सकते हैं, और वर्क डन और एनर्जी बराबर होते हैं आपस में, सो एनर्जी अपॉन टाइम हो गया पावर, ठीक है। अब एनर्जी आपको निकालना है, तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, डोंट जस्ट आप रटो मत चीजों को, समझो उसको, ठीक है, कि कहाँ से क्या चीज आ रही है। इतने फॉर्मुलेज नहीं होते फिजिक्स में, एक दूसरे से डिराइव होके ही आते हैं, वो तो आप है उसको इतना डिफिकल्ट बना देते हो। सो एनर्जी आपको पता चल गया कहाँ से आया, सो एनर्जी इज योर 15 किलो वॉट आर, ठीक है। नंबर 15, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है, आपको डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ध्यान देना, यहाँ पे पेंडुलम पूछा गया है, आपकी आपकी एनसीईआरटी में दो केसेस हैं, एक तो फ्री फॉल का केस है, ठीक है, वहीं जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनके उनके एनसीईआरटी में, मतलब उनकी एनसीईआरटी तो नहीं होती, उनकी जो भी बुक है उसमें सिर्फ फ्री फॉल है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनमें फ्री फॉल भी है और पेंडुलम भी है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं वो, राइट। ध्यान में रखना, आपको दोनों ही पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वालों को, ऑलराइट। सो आपको ये बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपको एक्सप्लेन करना है सिंपल पेंडुलम यूज करके, ठीक है, सिंपल पेंडुलम वाला एग्जांपल लेके। एंड देन इनके कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली, बॉब क्या होता है? तो पेंडुलम में बॉल होती है ना, छोटी सी मेटेलिक बॉल, उसको बोलते हैं बॉब। एंड मैंने इसका एक वीडियो बनाया है अलग से, आप गणेशशाला प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी सर्च करना, वर्क एंड एनर्जी, उसमें जो आपका लेक्चर नंबर 8 लास्ट लेक्चर है इसका, वहां पे आपको मिल जाएंगे दोनों चीजें, ठीक है। सो दे आर आस्किंग व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, रेस्ट में क्यों आ जाता है बॉब, एंड व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इसकी एनर्जी का क्या होता है, इज इट वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये सब देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपना स्क्रीनशॉट ले रखा है व्हाइट बोर्ड का ही, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल, इसको ठीक से लिख लेना, ये थोड़ा सा फ्लैश लाइट आ गई है सामने बल्ब की तो दिख नहीं रहा, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, राइट, ठीक है। सो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ बॉब, आपको सबसे पहले बताना है कि सिंपल पेंडुलम बना होता है बॉब से। ग्रीन कलर जो दिख रहा है ना आपको, आई विल यूज ग्रीन मार्कर, ठीक है, ग्रीन आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज योर बॉब, ये मेटल का होता है, आप अगर स्कूल वगैरह में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको नजर आएगा, आपके टीचर्स कराएंगे आपको, तो मेटालिक बॉल होती है ये, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड, इसको हम क्या करते हैं, थ्रेड की मदद से इसको हम क्या करते हैं, हैंग करते हैं, और एक रिजिड सपोर्ट होता है, रिजिड सपोर्ट वो होता है जो मूव नहीं करता है, ठीक है। एंड फिर हम उसको मूव कर, इस पेंडुलम को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो ये वीडियो मैंने पहले बना रखा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट मोर, ठीक है। सो आप वीडियो देख लेना, राइट, गणेशशाला प्लेलिस्ट में जाके ना आपको सब समझ आ जाएगा। ना जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे दो, कि उसकी एनर्जी का क्या होगा और बॉब रेस्ट में क्यों आ जाता है। सो द बॉब विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। देखो अगर आप कोई भी चीज है वो हवा में, मान लो आपके घर में कोई बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, आपने क्या किया, उसको हवा में आपने रोटेट करना शुरू किया, यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ से वापस आया, ऐसा करके। बट कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है, क्यों? क्योंकि उसके जब वो मोशन कर रहा होता है तो उसके अगेंस्ट एक एयर रेजिस्टेंस भी लगता है, जो उसको क्या करता है, उसके अगेंस्ट लगता है। अगर बॉब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में लगेगा, जो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम कर देता है, बॉब स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सो एयर रेजिस्टेंस ऑफर होता है ऑन द सरफेस ऑफ बॉब एंड पेंडुलम लूजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी, धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाती है।
एंड फाइनली द बॉब कम्स टू रेस्ट। सिंपल कह सकते हैं कि भाई अगर पेंडुलम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक एयर रेजिस्टेंस लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी होती है धीरे धीरे वो लूज होने लगती है, ठीक है। एंड फाइनली द बॉब कम्स टू रेस्ट। एंड जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट तो नहीं हो रहा है इससे। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय द पेंडुलम टू ओवरकम द फ्रिक्शन इज गेन बाय द सराउंडिंग, ठीक है। सो द टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन में यही बात करते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है ना, जैसे मैटर में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मान लो हमारा अर्थ है, ठीक है, और हम कहते हैं इस अर्थ की एनर्जी है मान लो 50,000 किलो जूल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अर्थ की एनर्जी इतनी ही रहेगी, कभी इतना नहीं होगी, कभी 51,000 किलो जूल नहीं होगी, राइट, और ना ही कभी 49,000 किलो जूल होगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है। कन्वर्जन होता है, इसीलिए बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, मान लो बल्ब आपको जलाना है तो बल्ब वो आपकी कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी में, ठीक है। सो कन्वर्जन इज पॉसिबल बट दिस थिंग द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो अगर हमारा जो पेंडुलम है वो धीरे धीरे रेस्ट में आ रहा है तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया मैम। काइनेटिक एनर्जी हमारी खत्म हो रही, और वो जो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है ना वो सराउंडिंग ले रहा है, सराउंडिंग में जा रही है वो, ठीक है। रह तो अर्थ पे ही रही है ना सारी एनर्जी, तो सराउंडिंग में चली जाएगी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी वायलेट नहीं होगा। मान लो काइनेटिक एनर्जी सिंपल पेंडुलम की 50 जूल, ठीक है, तो वो धीरे धीरे लूज करेगी, मान लो 40 जूल हुई पहले, और फिर हुई 30 जूल, ठीक है, फिर हुई 20 जूल हमारी, फिर हुई 10 जूल और फिर 0 जूल। तो जो सराउंडिंग में एनर्जी जा रही है ना वो भी सेम अमाउंट जाएगी, ठीक है। पहले तो 0 जूल रही होगी जब पेंडुलम बिल्कुल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में होगा, फिर 10 जूल जाएगी, फिर 20 जूल जाएगी, फिर सॉरी यहाँ पे आपका 50 जूल था ना, ऑल राइट, ठीक है, 30 जूल्स जाएगी, ठीक है, फिर 40 जूल्स जाएगी, फिर मैक्सिमम चली जाएगी, मतलब सराउंडिंग में सारी चलेगी। तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है इस केस में। 50 प्लस 0 इज 50 जूल्स, 40 प्लस 10 इज 50 जूल्स, ठीक है, तो मतलब सेम रहेगी, 50 जूल्स ही रहेगी, राइट। मतलब कहने का मेरा यही है, समझाने का मतलब यही है, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना वो कभी वायलेट नहीं होता है, हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर एनर्जी कम हो रही है ना तो वो किसी और फॉर्म में पक्का चेंज हो रही है। Now the question number 16, an object of mass m, एक ऑब्जेक्ट इसका मास m है, is moving with a constant velocity v, वो एक constant velocity v से मूव कर रहा है। How much work should be done on the object in order to bring object to rest? अब देखो ये a पॉइंट है हमारा, ये b है, तो a से b ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है, और इस पे जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास मोशन में होगा ऑब्जेक्ट तो वो होगी हाफ एम बी स्क्वायर। और मैंने आपको पढ़ाया था कि एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। भाई आपके पास जितनी एनर्जी होगी आप उतनी तो काम कर पाओगे ना, मेरे पास जितनी एनर्जी मैं उतनी देर तक बोल पाऊंगी, मतलब मैं उतना ही काम कर पाऊंगी, ठीक है। सो एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। सो काइनेटिक एनर्जी भी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के, मतलब वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास हाफ एम बी स्क्वायर। ऑब्जेक्ट कितना वर्क डन कर रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई मुझे बता दो कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें ताकि ऑब्जेक्ट है वो रुक जाए, मतलब मूव करना बंद कर जाए। तो सिंपल सी चीज है, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट रुक जाए, हाफ एम वी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। लेकिन माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस यहाँ पे ध्यान रखना, एनर्जी सॉरी माइनस का डिपिक्शन क्या होता है, माइनस का डिपिक्शन ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है और उसके पास उसका जो वर्क डन है, उसके पास जो वर्क डन वो कर रहा है वो है हाफ एम बी स्क्वायर, तो आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, और कितना, minus half mv square. Minus is just the representation of direction that you have to work, you have to do the work in the opposite direction in which the body is being moving, ठीक है, right? अगर body इस direction में चल रही है, sorry, तो उसने जो काम किया that is half mv square। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसको रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक वर्क डन करना पड़ेगा, और कितना, हाफ एम बी स्क्वायर का, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट, I'm sorry, with mass m moving with a velocity v
has kinetic energy half mv square. In order to bring it to the rest, its velocity has to reduce to zero. उसकी velocity zero बनानी है हमें. And in order to accomplish that, the kinetic energy has to be drained off and sent somewhere else. An external force has to absorb energy from the object, that is, do negative work on equal I'm sorry, negative work on it equal to its kinetic energy और हाफ एम बी. मतलब ये जो भी रामायण लिखी है यहाँ पे, इनका कहने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो है हाफ एम बी स्क्वायर की. और अगर आपको ऑब्जेक्ट को रोकना है तो आपको एक अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करना पड़ेगा. और कितना करना पड़ेगा? हाफ एम बी स्क्वायर का. ठीक है, माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस बस ये बताता है कि भाई डायरेक्शन अपोजिट कर दो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 न्यूमेरिकल है आपका. कैलकुलेट द वर्क डन work required to be done to stop a car of mass your 1500 kgs moving with a constant velocity 60 km/h. ठीक है. सो ध्यान रखना, मास आपको दे रखा है, आपको जो स्पीड दे रखी थी वो इनिशियल स्पीड थी, उसमें लिखा था ना टू स्टॉप अ बॉडी. स्टॉप मतलब क्या? फाइनली स्टॉप करेंगे ना, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी जब बॉडी स्टॉप होगी, है ना. एंड वर्क डन आपको निकालना है. ठीक है. सो ये क्वेश्चन भी आपके काफी आ चुके हैं इस चैप्टर में. सो ध्यान रखना, वर्क डन आपको कभी भी निकालना तो वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना. वर्क डन कितना होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और चेंज हमेशा किसी भी चीज का होता है फाइनल वैल्यू को माइनस कर दो इनिशियल वैल्यू से. मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो इनिशियल से. अब आप स्टेप बाय स्टेप भी निकाल सकते हो कि आप पहले लिखो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, है ना, उसका फॉर्मूला लगाओ आप, जो कि आपका आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी. फिर आप निकालो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी. ठीक है. तो उसका फॉर्मूला, आई एम सॉरी यहाँ पे वी कर लेना, मैंने फाइनल लिखा था पहले. ठीक है. इसका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, फिर आप माइनस कर दो. ठीक है. सो वो डिपेंड करता है भाई पर्सन टू पर्सन, बच्चे टू बच्चे, कि किस तरीके से वो करेगा. ठीक है. आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आंसर सही आना चाहिए. सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ठीक है. योर आंसर विल बी इन माइनस. Minus is only the representation that work is done in the opposite direction. Next is a question number 18. इसमें फिगर भी दे रखा है. In each of the following a force F is acting on an object of mass m. एक ऑब्जेक्ट हमारा जिसका मास m है. ठीक है. यहाँ पे हम लिख देते हैं मास m है. This is also m and this is also m. ठीक है. और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, राइट. बट फोर्स का डायरेक्शन आप अगर देखो, इधर पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, इधर पे योर अलोंग द डायरेक्शन जहाँ पे बॉडी मूव कर रही है, इधर अपोजिट मूव कर रही है, अपोजिट लग रही है. सो फोर्स इज एक्टिंग डिफरेंटली इन डिफरेंट केस. ठीक है. एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट. डायरेक्शन आपको आती होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो डिस्प्लेसमेंट इन्होंने फिक्स कर दिया कि बॉडी वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी. मतलब ये वाला जो एरो है ना, वो आपका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है. डिस्प्लेसमेंट इन्होंने फाइनल कर दिया कि बॉडी भाई ऐसी मूव करेगी, लेकिन फोर्स है वो अलग अलग लग रही है. ठीक है. अब आपको इनको ऑब्जर्व करना और बताना है वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किस केस में आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट था, जब भी मैंने टॉपिक पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ वर्क डन का ही क्वेश्चन है. ठीक है. सो वर्क डन इज पॉजिटिव. पहले हमने फिगर बी लिया है, ध्यान से देखना, फिगर बी लिया है. फिगर बी लिया, उसमें अगर आप देखो तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है. और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तब आपका जो वर्क डन है वो कितना आता है? पॉजिटिव आता है. मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव एफएस. ठीक है. अगर हम केस सी की बात करें, सी केस की बात करें, सो यहाँ पे आप देख सकते हो अपोजिट वर्क डन, अपोजिट है ना, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट और डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट है. ठीक है. सो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होता है. जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तब आपका वर्क डन नेगेटिव होता है. इसमें एग्जांपल आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा. ठीक है. एंड आपका अगर ऑप्शन नंबर ए बात करें, तो मैंने बहुत बार बताया, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं. आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है जब 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, किसी भी केस में, तो यह वर्क डन इज जीरो. ठीक है. Now the question number 19. Sony says that an acceleration of an object could be zero even when several force acting on it. सोनी एक लड़की है, वो कहती है कि भाई एक्सेलरेशन किसी बॉडी का जीरो हो सकता है इवन इफ सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट. डू यू एग्री विद हर? ठीक है. सो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. यस, वी आर एग्री विद द सोनी की एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का है वो जीरो हो सकता है, और हालांकि उस पर फोर्सेस लग रही हैं फिर भी. I agree with Sony that acceleration of an object could be zero even several forces acting on it. This happens when equal and opposite forces acting on it. Balanced force का क्वेश्चन है. ठीक है.
इधर से एक फोर्स लग रही है मान लो 5 न्यूटन की, अपोजिट और इक्वल एक और फोर्स लगनी चाहिए 5 न्यूटन की, इधर से भी एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, इधर से भी लगनी चाहिए 5 न्यूटन की। तो फोर्स क्या है, नेट जो फोर्स आएगा आपका वो कैंसिल कर जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। मास तो किसी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता है ना, मास जीरो हो सकता है? मास जीरो मतलब भाई बॉडी नहीं एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अगर बॉडी एग्जिस्ट नहीं करी तो उस पर फोर्स कैसे लग सकता है ना? तो हम ऐसा तो नहीं, इतना तो दिमाग वाली बात है कि मास जीरो नहीं होगा मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहा। अगर फोर्स की वैल्यू जीरो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो फोर्स तो एक्ट कर रही है ना, फोर्स एक्ट कर रही है भाई, चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन डायरेक्शन देखो इक्वल एंड अपोजिट एंड विद इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑल आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, right? So this is possible that acceleration of a body can be zero even if several forces are acting on it. Next question is question number 20. आई थिंक ये सेकंड लास्ट है शायद। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। उन्होंने बता रखा है भाई आपको एनर्जी निकालनी है तो किलोवाट आवर में निकालनी है, ठीक है। और उन्होंने पावर दे रखी है 500 वॉट, मतलब आपको इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है, और टाइम दे रखा है 10 आवर्स, ठीक है। तो मैंने कन्वर्ट कर ली पावर किलोवाट में, टाइम आवर में है, और आपको एनर्जी निकालना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एकदम से पेज है वो पलट दिया, वहां पे लिखा था 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो हम ये एनर्जी निकालेंगे ना, वो एनर्जी कंज्यूम बाय 1 डिवाइस आएगा, मतलब पावर है 0.50, योर टाइम इज 10 आवर, सो योर एनर्जी दैट इज 5 किलोवाट आवर, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ 1 डिवाइस ओनली। सो अगर मैं बोलूं कि 4 डिवाइसेस की एनर्जी मुझे निकालनी, तो वो कैसे आएगी, वो आएगी 5 into 4, मतलब जो भी आपकी एनर्जी है इसको 4 अप्लायंसेस से इंटू कर दो, दैट इज 20 किलोवाट आवर। ठीक है, सिंपल है ना। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि भाई एक महीने में कोई इतना कमा रहा है तो 4 महीने में कितना कमाएगा। तो एक महीने मान लो उसकी 50,000 सैलरी है, तो 4 महीने में कितनी हो जाएगी, 50,000 इंटू 4, है ना, तो अप्रोक्स 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसे तो निकालते हैं ना। तो अगर एक डिवाइस का हमें पावर सॉरी एनर्जी मिल गया, तो हम 4 का नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट है शायद। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। फ्री फॉल आपको याद होना चाहिए। फ्री फॉल मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर हम उसको हाइट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, सो इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ फ्री फॉल, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से गिरा देना, दैट इज फ्री फॉल, ठीक है। सो अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जैसे वो ग्राउंड पे पहुंचता है फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, सो वो स्टॉप हो जाता है। What happens to its kinetic energy? So ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे ही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा, अब मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आएगा, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा था ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप चाहो अगर अपने आंसर को ब्यूटीफाई करना चाहते हो तो आप इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट आप ऐड कर देना, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बहुत अच्छा आंसर बनेगा आपका। That energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another. ठीक है, then you can start writing your answer. Right? So मैं बता देती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ये मान लो A पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये B है, C, D, E और F मान लो हमारा सरफेस है, ठीक है, या E हम लेते हैं, ठीक है, E तक। ऑल राइट, सो ऑल राइट, सो A पॉइंट है हमारा, ये B है, जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे लिख लेती हूँ, A, B, C, D, E. Here is your kinetic energy, here is your potential energy and here is your total energy, है ना। सो A पॉइंट पे देखो, जब बॉडी यहाँ पे होगी ना तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, ठीक है। जब बॉडी क्या होगी, बिल्कुल टॉप ऑफ द टावर पे होगी, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ पोटेंशियल। तो मान लेती हूँ मैं इसके पास 40 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक तभी होती है जब बॉडी मोशन करती है। तो अगर आप ए पॉइंट को ध्यान से देखो तो यहाँ पे बॉडी वो मोशन नहीं कर रही, वो रेस्ट में है, ठीक है। तो उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज 40 जूल एंड काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। टोटल एनर्जी आपकी कितनी है, 40 जूल। टोटल एनर्जी आपकी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, तो दैट इज 40 जूल। बी पॉइंट पे आई तो जैसे ही वो क्या करेगी, बॉडी नीचे ड्रॉप होने लगेगी, है ना। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो तो होता है mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। तो अगर आप बी पॉइंट पे आएगी, ठीक है, मान लो बी पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। सो ये हाइट कम ही तो हो रही है ना। अगर सी पॉइंट पे आएगी, सी पॉइंट यहाँ मान लो, फिर अगेन ये हाइट कैसे नापते हो, बेस से ही तो नापते हो ना, तो हाइट कम हो रही है। डी पॉइंट पे आई बॉडी, ठीक है, तो मैं रब करके दोबारा बना देती हूँ। अब मान लो डी पॉइंट बॉडी आ गई तो हाइट फिर से कम होगी ग्राउंड से ना, तो धीरे धीरे हाइट कम हो रही, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गई, ठीक है। तो बी पॉइंट में मान लो 30 जूल रह गई, तो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी 10 जूल, अगेन 40 जूल। मतलब समझाने का यही मतलब है कि
भाई जो भी एनर्जी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है ना। वही चीज है ना कि योर एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can change from one form to another, right? So when an object falls freely towards the ground, its potential energy decreases. Potential energy decrease करती है, while kinetic energy आपकी increase करती है as the object touches the ground. All its potential energy becomes the kinetic energy. जैसे ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करता है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है और पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. As the object hits the hard ground, all kinetic energy becomes heat and sound energy. बट ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. इन्होंने पोटेंशियल के बारे में नहीं पूछा, इन्होंने पूछा भाई आपकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है ना. तो जैसे ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है. सो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत स्पीड में होती है बॉल तब, ठीक है. ध्यान रखना बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जैसे हिट करती है ना इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है. एंड अगेन आपकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी, है ना. जैसे कोई बॉडी है किसी हाइट से गिरती है तो आवाज आती है ना, राइट. बड़ी बड़ी बिल्डिंग से अगर कोई बॉडी कोई गिर रही है या कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो आपको एकदम से आवाज आती है, बहुत तेज आती है, और जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा आवाज आएगी, मतलब उतनी ज्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है. उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी और उतनी ही ज्यादा काइनेटिक, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी उसने सारी किसमें कन्वर्ट कर दी, हीट में और साउंड में. इसी वजह से इतनी ज्यादा. अब सोचो किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता ही नहीं, तो क्या आपको कभी साउंड सुनाई देती किसी चीज की, नहीं ना. बट कन्वर्जन है यहाँ पे, पहले पोटेंशियल चेंज हो रहा है काइनेटिक में, फिर आपकी काइनेटिक सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. एंड जैसे ही टच कर लिया सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू योर हीट एनर्जी और योर साउंड एनर्जी, ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, सर होल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा. वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है योर वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट हो गया है. हमने एनसीईआरटी बुक के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है. सो यू कैन जस्ट वॉच इट एंड ऐसे धीरे धीरे करके हम